का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर कौन सी। आज दिन की सबसे बड़ी खबर है आधार कार्ड से जुड़ी। बहुत कुछ बदलने वाला है आधार कार्ड के सिलसिले में। क्या नए नियम आने वाले हैं, उनके बाद क्या कुछ बदलेगा आपकी जिंदगी पर, आपकी जेब पर क्या उसका असर होगा, सरकार की जेब पर उसका क्या असर होगा, कौन सी चुनौतियां खड़ी होंगी, कौन से अवसर खुलेंगे, ये तमाम चीजें हम जानेंगे आधार की खबर में। लेकिन कुछ और खबरें भी हैं जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे गेहूं खरीद के आंकड़े से। क्या गेहूं खरीद का सरकारी लक्ष्य पूरा हो पाएगा? कितनी तेज चल रही है खरीद पिछले साल के मुकाबले, कितनी खरीद अब तक हो चुकी है, कहां से हो चुकी है, ये सब कुछ बताएंगे। तो अब नहीं होगी वकीलों की हड़ताल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश हैं, क्या असर होगा, ये जानेंगे। क्यों महंगे होने लगे मकान के किराए, भारत में क्यों घटा कच्चे तेल का उत्पादन, इसकी क्या वजह है, ये जानेंगे। क्यों बढ़ने लगी चांदी की मांग, चांदी चमकने वाली है, ऐसा लग रहा है कि सोने की राह पर चांदी भी आगे बढ़ेगी। क्या तर्क हैं इसके पीछे, क्या वजह है इसके पीछे, ये जानेंगे। और अब आधार होगा और जरूरी। आधार तो पहले से ही जरूरी था, लेकिन अब और जरूरी हो रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम अपनी सबसे बड़ी खबर में आज बताने वाले हैं। फिलहाल खबर गेहूं की। नई फसल की आवक बढ़ने के साथ गेहूं की सरकारी खरीद गति पकड़ने लगी है। अब तक देश भर में 111.4 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। पिछले साल अगर आप देखें तो इस दौरान 99.8 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई थी। यानी अब तक पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में खरीद पिछले साल के मुकाबले काफी आगे चल रही है। पंजाब में अभी सुस्त है। सरकार ने इस साल किसानों से 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ये खरीद 2125 रुपए का समर्थन मूल्य है। अगर आप देखें तो उस पर करी जाएगी, प्रति क्विंटल का ये भाव है। सर, क्या सरकारी लक्ष्य पूरा हो पाएगा, आपको लगता है? शुभम, अब जाके गेहूं की खरीद में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब में अभी भी खरीद धीमी है, लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खरीद की रफ्तार थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है। पिछले साल की तुलना में मध्य प्रदेश में रफ्तार काफ़ी अच्छी है, हरियाणा में भी रफ्तार काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिलहाल अभी चूँकि बाजार में गेहूँ की आवक की शुरुआत हुई और पिछले साल खरीद लक्ष्य से कम रही थी, इसलिए अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे तो लक्ष्य भी कम है। ऐसी स्थिति में बाजार में, और अभी सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी कहा है कि वो बाजार से गेहूं खरीदेंगे अपने लिए, यानी उन्हें फ्री ओपन सेल में, फ्री मार्केट में गेहूं की बिक्री नहीं मिलेगी। इसलिए अब बाजार में तेज प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी। इसलिए ये आंकड़ा आने वाले समय में 1-2 हफ्ते बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार लक्ष्य के कितने करीब पहुंच पा रही है। हालांकि सरकारी खरीद शुरू होने से थोड़ी राहत हमें मिलती दिखाई दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। ताजा बढ़ोतरी के बाद अब कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 20,357 रुपए से बढ़कर 20,903 रुपए हो जाएगा। वहीं अर्धकुशल, जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, वो वर्कर हैं, उनका मासिक वेतन 18,499 रुपए से बढ़ाकर 18,993 रुपए कर दिया गया। अकुशल मजदूरों का मासिक वेतन भी 16,792 रुपए से बढ़ाकर 17,234 रुपए किया गया है। सर, क्या असर होगा इसका? शुभम, बढ़ोतरी करीब 442 रुपए से 598 रुपए तक की है। हाँ, 598 रुपए तक की बढ़ोतरी करीब दिखाई दे रही है अलग अलग कैटेगरीज में। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कई मायनों में बाजार में मजदूरी की दर तय करती है और इसके कई महत्वपूर्ण असर होते हैं। पहला, अगर दिल्ली सरकार की इस बढ़ोतरी को देखें तो दिल्ली में वैसे भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर है वो देश से सबसे ज़्यादा है। और ये इसलिए दिल्ली की दर को एक किस्म से बेंचमार्क माना जाता है। बाकी राज्यों में अगर आप दर देखें तो काफ़ी अलग अलग है। एक ही जैसा काम करने वालों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें दिखती हैं भारत में। ये एक किस्म का पैमाना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से तय करती है और राज्य सरकारें इसे अपने तरह से निर्धारित करती हैं। दिल्ली के एरिया में जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो होटल में हों या वो IT सर्विसेज में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, ट्रेड में हो, उन्हें मिनिमम इतना वेतन देना ज़रूरी होता है। हालांकि कई जगह इससे कम भी वेतन दिया जाता है और कई जगह से ज़्यादा भी वेतन दिया जाता है काम के हिसाब से। इसके 2 बड़े असर होंगे। पहला असर तो ये है कि असंगठित क्षेत्र में वेज बिल बढ़ेंगे
लिए, क्योंकि अब इस बढ़ोतरी के बाद बहुत सारे ऐसे असंगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं जिन्हें अपने यहाँ वेतन की में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, वेज बिल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण असर इस बात का होगा कि अन्य राज्यों पर भी इस बात का दबाव होगा, खासतौर पर अन्य आसपास के राज्यों को, कि वो अपने यहाँ लेबर फोर्स को आकर्षित करने के लिए दरों में बढ़ोतरी करें। अब ये देखना है कि इसके बाद कौन कौन से राज्य इस क्रम में अपने यहाँ वृद्धि करेंगे। अब वकील हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आए दिन होने वाली वकीलों की हड़ताल पर सख्त कदम उठाया है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे शहरों में, जिलों में वकील छोटी सी मांग लेकर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील ना तो हड़ताल पर जा सकते हैं और ना ही काम को बंद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वकीलों के हड़ताल पर जाने से न्यायिक कामकाज बाधित होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वकीलों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक समिति का गठन किया जाए। सर, पूरा मामला क्या है, ये बात कहाँ से शुरू होती है? शुभम, भारत में वकीलों और लोअर जुडिशरी के बीच, जो निचली अदालतें हैं, उनके बीच मतभेद और ग्रीवेंसेस की बहुत सारे मामले हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि भारत में वकीलों की आए दिन होने वाली हड़ताल, खासतौर से निचली अदालतों में, जिला अदालतों में, सिर्फ इसी वजह से होती है कि राज्य की जो वहाँ मौजूद जो जुडिशरी अधिकारी हैं उनके साथ वकीलों का सही तालमेल नहीं होता। फाइलिंग के इशूज़, प्रोसीजर्स के इशूज़ और बहुत सारे मिसबिहेवियर और कंडक्ट के इशू आते हैं, जिसके कारण ये विवाद होते हैं और स्ट्राइक पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आज के आदेश में काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि वकील हड़ताल पर नहीं जाएंगे, वकीलों की हड़ताल किसी भी तरह से अलाउ नहीं की जाएगी। और कोर्ट ने इसके साथ एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने के लिए भी कहा है। दरअसल ये मामला आया था एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिड्रेसल बनाने की मांग के कारण देहरादून की बार एसोसिएशन ने एक उचित विवाद निस्तारण व्यवस्था बनाने की बात कही थी अदालतों में, जहां वकील और लोअर जुडिशरी के बीच या जजों के बीच जो मतभेद होते हैं उन्हें सुलझाया जा सके। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और जिसमें वकीलों की हड़ताल को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया और ये कहा गया है कि हर अदालत में उनके विवाद निपटाने के लिए समितियाँ बनेंगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने केयर रेटिंग्स के पूर्व एमडी और सीईओ राजेश मुकाशी पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया है। वे अगले 2 साल तक सेबी के किसी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ सकते। सर, ये बैन लगाने की वजह क्या शिकायत थी राजेश के खिलाफ? राजेश मुकाशी केयर रेटिंग्स के एमडी सीईओ थे। भारत की जो प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं उनमें केयर रेटिंग एक प्रमुख एजेंसी है। ये मामला देवान हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई रेटिंग का है। आपको याद होगा कि देवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कोलैप्स की थी, उसकी रेटिंग गलत की गई थी जबकि कंपनी डिफॉल्ट की स्थिति में थी और उसका बड़ा असर हुआ। और वो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जहाँ से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में एक मेल्टडाउन भारत में शुरू हुआ। सेबी ने एक एक्शन इस बात पर लिया है कि राजेश मुकाशी ने रेटिंग की प्रक्रिया में दखल दिया था और चूंकि क्लाइंट्स अच्छी रेटिंग के लिए ज़्यादा फीस पे करते हैं तो इसलिए रेटिंग को इन्फ्लुएंस किया गया था। केयर रेटिंग जो है वो सेबी रजिस्टर्ड एक एक्रीडेटेड एजेंसी है और सेबी ने इसके बारे में 2018 से कंप्लेंट मिलनी शुरू हो गई थी। केयर रेटिंग और देवान हाउसिंग के बीच में जो मिली भगत थी रेटिंग को लेकर, इसे 2018 से कंप्लेंट मिलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई थी और अब इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनको 2 साल के लिए इन्हें किसी भी तरीके के कामकाज से रोका गया है। ऑफिस और स्कूल दोबारा खुलने से शहरों में किराए वाले घरों की मांग जो है तेजी से बढ़ रही है। मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने की वजह से किराया भी बढ़ रहा है। किराए ये 24% तक बढ़ चुके हैं। एनरॉक के मुताबिक सबसे ज़्यादा घरों का किराया बेंगलोर में 24% बढ़ा है। मान के चलिए कि कोई मकान अगर 10,000 का मिलता था तो वह 12,400 रुपये का मिलने लगा है। वहीं मैजिक ब्रिक्स का कहना है कि तिमाही आधार पर पूरे देश में घरों के किराए में औसतन 4% की बढ़ोतरी हुई है, 4.1% की। अगर सालाना आधार पर देखा जाए तो पूरे देश में घरों का किराया औसत 15.3% बढ़ा है। सर, कहाँ कितने किराए बढ़ गए? शुभम, पूरे देश में किराए बढ़े हैं और किराए बढ़ने की गति पिछले 1 साल में काफ़ी तेज हुई है। जैसे से लॉकडाउन खुले हैं और शहरों में काम में लोगों को काम ने आना शुरू किया है वैसे किराए में बढ़ोतरी दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो बेंगलोर में, जैसा शुभम ने आपको बताया। औसत किराए 10% से ज़्यादा पूरे देश में बढ़े हैं। अगर आप देखें 10 से 15% की किराए में बढ़ोतरी हर जगह है। ये एनरॉक और मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट बताती है। दिल्ली में 3 प्रमुख इलाके हैं। NCR के इलाके में सेक्टर 150, नोएडा में द्वारका और
और दिल्ली सिटी के अंदर और सोहना रोड पर गुड़गांव में किराए सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। मुंबई में चेंबूर और थाने और मुलुंड के इलाके में किराए में ज़्यादा तेज़ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। चेन्नई के 3-4 इलाके हैं, पेरम्बूर और पलावरम, जहाँ पर किराए में बढ़ोतरी दिख रही है। और इसका एक और महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि बहुत जगह, बहुत सारे इलाकों में जहाँ अब कामगार या लोगों को काम मिल रहा है, उन इलाकों में मकानों के किराए के लायक मकानों की आपूर्ति भी कम हो रही है। और इसलिए ये इन्फ्लेशन हमें अब आने वाले समय में भारत के दोनों महंगाई सूचकांकों में दिखाई देगी। भारत में मकान के किराए को उतना महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन पैमाना नहीं माना जाता, पर अमेरिका के इन्फ्लेशन सूचकांक में मकान के किराए या रेंट को काफ़ी महत्वपूर्ण वेटेज दिया जाता है, क्योंकि हाउसिंग की कॉस्ट उससे निर्धारित होती है। ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई रिजर्व बैंक की बैठक के मुख्य अंश यानी मिनट्स गुरुवार को जारी हुए। मिनट्स से पता चलता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ये मिनट्स उन सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हैं जो ये कह रही थी कि जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है वो पीक आउट हो चुका है और या तो हम यहाँ ठहरेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं है। भविष्य में ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले रिजर्व बैंक मॉनसून की स्थिति का आकलन करेगा, साथ में ये भी देखेगा कि कच्चे तेल का भाव कैसा है। 3 से 6 अप्रैल के दौरान हुई MPC की बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया था। रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा था। उस समय RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई का जो अनुमान लगाया था वो 5.2% और GDP का अनुमान 6.5% रहने का लगाया था। लेकिन उस अनुमान के लिए RBI ने सामान्य मानसून और कच्चे तेल के $85 के भाव को आधार माना था। मानसून पर लगातार अंशुमान जी बता ही रहे हैं, अल नीनो लटक रहा है ऊपर, बारिश कम होगी, तो अगर मानसून अच्छा नहीं है तो निश्चित तौर पर ये अनुमान भी इधर उधर खिसक सकते हैं। पहला सवाल सर, रिजर्व बैंक ने जो ये कहा कि आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्या मतलब समझा जाए इस बयान का? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स हमेशा वो अंदर की बात बताते हैं जो उस कमेटी में चर्चा के तौर पर हुई, और जो सामने हमारे पास घोषणा आती है उसके बाद हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के मिनट्स पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उससे लगता है, पता चलता है कि केंद्रीय बैंक और उसके साथ काम करने वाले जो विशेषज्ञ सलाहकार हैं वो दरअसल किस दिशा में सोच रहे हैं। और यहाँ से ये सारी बात जो शुभम ने कहा कि ये सारी जो बहस शुरू हुई थी या जो संभावना शुरू हुई थी, जो कयास लगने शुरू हुए थे कि क्या भारत अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया से एग्जिट कर रहा है, वो यहाँ से खत्म होती नजर आती है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने मीटिंग के अंदर 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिससे आप भविष्य में अपने कर्ज के लिए, अपने बचत के लिए और शेयर बाजार के लिए संकेत ले सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने कही कि मई 2022 से लेकर अभी तक जितनी ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है उसका पूरा असर अभी होना है, सामने दिखाई देना है। करीब 250 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी हमने मई से अभी तक देखी है। बैक टू बैक 6 बार ब्याज दरें बढ़ी हैं। दोनों तरह से कर्ज की दरों पर भी और जमा की दरों पर भी उसका असर होना है। तो रिजर्व बैंक गवर्नर का तर्क ये था कि महंगाई के कारण नहीं बल्कि इस कर्ज का पूरा असर हो जाए बढ़ोतरी का, इसे देखने के लिए पास किया गया था। हम पहले ये मान रहे थे या जिस तरीके के संकेत दिए गए थे पॉलिसी के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से ही, बाकी लोगों की तरफ से, उसमें माना गया था कि महंगाई नियंत्रण में है और अब रिजर्व बैंक गवर्नर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पीछे हटेगा। ऐसा नहीं था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो आधिकारिक मिनट्स हैं उसमें यह माना जा रहा है कि बढ़ोतरी हो चुकी है, इसका असर देख लिया जाना चाहिए कि कहाँ तक पहुँची है और इससे कितनी बाजार में तरलता कम हुई है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज़रूरी बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने कही है कि महंगाई से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, महंगाई अभी भी खतरा बनी हुई है। रिजर्व बैंक गवर्नर विड्रॉल के दौर में नहीं आया है। RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी या मॉनेटरी पॉलिसी को विड्रॉ करने की स्थिति में नहीं आया। इन्फ्लेशन पर हम करीब से नज़र रख रहे हैं, महंगाई की चुनौती बनी हुई है। अब ये जो बदला हुआ रुख था ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी के उस दिन आधिकारिक स्टेटमेंट में नहीं दिखाई दिया। उस समय ये समझ में आया कि महंगाई, ये संकेत दिए गए कि महंगाई में पर नियंत्रण हो रहा है। मनी सेंट्रल में हमने आपको उसी दिन बताया था कि महंगाई के नए दबाव बिंदु निकल रहे हैं और रिजर्व बैंक को ये बात माननी पड़ेगी कि चीज़ें अभी उस नियंत्रण में नहीं आई हैं। अब मानसून जैसा कि आप देख रहे हैं, खाद्य उत्पादों की कीमतें देख रहे हैं, अब कई सारे कपास, चीनी, चाय, दूध, बहुत सारी बास्केट्स हैं जिन बास्केट्स में दोबारा तेज़ी लौट रही है। इसलिए अब जून की मॉनेटरी पॉलिसी पर निगाह होगी। क्या जून की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक में रिजर्व बैंक अभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को पॉज ही रखेगा, यानी रोक कर रखेगा, या एक और बढ़ोतरी करेगा? दोनों तरीके की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन महंगाई है, मौजूद है और अभी इसकी चुनौती बनी हुई है। ये बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कही है।
सर कुछ मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। मतभेद आमतौर पर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के में फैसले हैं वोट के आधार पर भी होते हैं, और उसमें 2-3 इकोनॉमिस्ट जो मौजूद हैं उन्होंने शुरुआत से उन इकोनॉमिस्ट का ये रुख है कि ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए, ग्रोथ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, आर्थिक विकास दर के लिए सस्ती पूंजी की ज़रूरत है, उसे दिया जाना चाहिए। तो उनके तर्क ये हैं कि वही तर्क हैं जिसका एक हिस्सा रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से भी कहा गया कि ब्याज दरों में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है जो पर्याप्त बढ़ोतरी है, और इसलिए इसके बाद अब ज़्यादा बढ़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस असर से जितनी बाजार में लिक्विडिटी या तरलता रुकनी चाहिए या सीमित होनी चाहिए वो हो सकती है। लेकिन रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से जो संकेत दिए गए वो काफ़ी मिश्रित थे। अब यहाँ से वही दुविधा शुरू होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगली तिमाही में ढलान में जाएगी, क्योंकि अभी और डिमांड की चुनौतियाँ बन रही हैं। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक गवर्नर ग्रोथ को बढ़ावा देंगे या इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करेंगे, ये दुविधा उन्हें चुननी होगी। लेकिन कमेटी के भीतर कुछ अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो भीतर की बात निकल कर आती है मॉनेटरी कमेटी के मिनट्स पढ़ने पर, उसमें लगता है कि शायद अगर महंगाई की दर 7% के आसपास फिर पहुंचती है, 6.5-7% के आसपास फिर पहुंचती है, तो रिजर्व बैंक पर दबाव होगा ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करने का। कटौती का दबाव अभी नहीं है, कमी नहीं होगी ब्याज दरों में, लेकिन अगर महंगाई की दर 6% के आसपास घूमती रहती है, 6 से 7% के बीच में रहती है, तो शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, पॉज की स्थिति में रहेगा। रिजर्व बैंक की मदद के लिए एक आंकड़ा हमें दिख रहा है, हालांकि उसका एक अपना नकारात्मक असर है कि WPI जो थोक मूल्य सूचकांक है या जो थोक महंगाई, वो काफ़ी तेजी से घटी है, और वहाँ अब लगभग डिफ्लेशन की स्थिति दिख रही है कई सारी कमोडिटीज़ में। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $80 पर आ गया है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से अमेरिकी करेंसी डॉलर में तेजी देखी जा रही है, और यही वजह है कच्चे तेल की कीमतों में फिसलन की, गिरावट की। इधर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिली है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन ऐसे समय में कम हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आसमान पर पहुंची थीं। तेल आयात पर भारत का खर्च बढ़ा था और भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 10% से ज़्यादा बढ़ी थी। सर, भारत में उत्पादन घटने की मुख्य वजह? शुभम, आत्मनिर्भरता के तमाम सारी कोशिशों और दावों के बाद अगर आप ऊर्जा क्षेत्र की तरफ देखें ना, तो भारत का रिकॉर्ड काफ़ी खराब दिखाई देता है एनर्जी सेक्टर में, और खासतौर से इस समय हमें भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर तमाम गहरे सवालों से जूझना पड़ रहा है, ये दिख रहा है। क्योंकि उस समय जबकि भारत को $85 $90 का तेल आयात करना पड़ रहा है, तब देश के भीतर कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट हो रही, और ये इस साल का ही फिनोमिना नहीं है, लगातार पिछले 4-5 सालों से भारत में कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन, कच्चे तेल का भी घरेलू उत्पादन और नेचुरल गैस का भी घरेलू उत्पादन, दोनों में गिरावट हो रही है। 2015 में सरकार ने ये कहा था, जब 2015 में सरकार का बयान आया था, हमें याद है कि 2022 तक भारत में तेल आयात पर निर्भरता को 87% से घटाकर 77% कर दिया जाएगा। यानी उस समय भारत अपनी ज़रूरत का 87% तेल आयात करता था। सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक इसे घटाकर 77% किया जाएगा, और 2030 तक तो हम केवल 50% तेल का इंपोर्ट करेंगे। यानी अपनी जरूरत का 50% तेल हम भारत में निकालने लगेंगे, भारत के स्रोतों से निकालने लगेंगे, या भारत की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑयल फील्ड्स खरीदेंगी और उन पे निकालने लगेंगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। 2015 से ही भारत में इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ने लगी, क्योंकि घरेलू उत्पादन लगातार गिर रहा था, और 2022 में भी भारत इतनी महंगी कीमत पर अपनी ज़रूरत का 87-88% तेल इंपोर्ट कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, और अगर आप हर महीने जो आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आंकड़े हैं उनको करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि कच्चे तेल के उत्पादन में मंथ दर मंथ, महीना दर महीना गिरावट आ रही है। उसकी वजह है कि भारत की जो सबसे बड़ी कच्चा तेल उत्पादक कंपनी है ONGC, बीते 4 साल में उसका प्रोडक्शन 10 से 16% गिरा है। यानी उसने भारतीय तेल फील्ड से जो उत्पादन में देना था उससे 10 से 16% की कमी हुई। उसे जो पैसा मिल रहा है पूंजी खर्च के लिए वो नहीं कर पा रहे, और इसका असर हमें सीधे भारत की कच्चे तेल की आत्मनिर्भरता की कोशिशों पर दिखाई देता है। लगभग, और सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं, निजी कंपनियों के उत्पादन में भी गिरावट आई है कच्चे तेल की, और लगभग ऐसी स्थिति नेचुरल गैस के मामले में भी है। विदेशों से फंडिंग और ज्वाइंट वेंचर से जुड़ी कई मामलों में नियमों की अनदेखी और चूक को लेकर रिजर्व बैंक ने सख्ती का रुख अपनाया है, और इसके लिए कई कंपनियों और बैंकों पर सख्ती की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक इस तरह के मामलों पर कंपनियां पुरानी खामियों को दूर नहीं करती, तब तक रिजर्व बैंक उन्हें नए सिरे से विदेशी इकाई में फंडिंग जुटाने की अनुमति
नहीं देगा। सर, रिजर्व बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? रिजर्व बैंक के पास ऐसी सूचनाएं आई कि बहुत सारी जो ओवरसीज सब्सिडरीज हैं भारतीय कंपनियों की, जो विदेश में काम कर रही हैं, जो विदेश में शाखा कंपनियां हैं, उनसे जो फंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं या जो उनसे भारत में फंड्स आ रहे हैं, उनके बारे में बैंक और कंपनियां पारदर्शी तौर पर रिजर्व बैंक को जानकारी नहीं देती हैं। और इसके लिए बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अपने ताज़े फिनेंशियल कमिटमेंट्स किए हैं निवेश को लेकर, उनके बारे में रिजर्व बैंक के पास सही जानकारी नहीं। वहाँ से होने वाली जो रेमिटेंसेज हैं यहाँ से या वहाँ से आने वाली जो पूंजी या धन है, उसके बारे में पारदर्शी सूचनाएं नहीं है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने सख्ती की है और ये कहा है कि किसी भी तरीके से डेली अगर इनएक्यूरेट या गलत रिपोर्टिंग की जाती है कंपनियों की तरफ से या बैंकों की तरफ से विदेशी संचालनों के मामले में, तो उसे चलने नहीं दिया जाएगा। नौकरियों के मामले में लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं। ईपीएफओ में नए एनरोलमेंट की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। ईपीएफओ के मुताबिक फरवरी महीने में पीएफ से जुड़ने वाले नए लोगों की संख्या सिर्फ 7,30,000 रही है। आर्थिक सुस्ती के माहौल को देखते हुए कई कंपनियां नई भर्तियों के मामले में काफ़ी सचेत बनी हुई हैं। फॉर्मल जॉब्स में सर सबसे ज़्यादा कमी किन किन सेक्टर से दिख रही है? सबसे ज़्यादा कमी भारत में फॉर्मल जॉब्स की सबसे बड़ा हिस्सा आईटी और बैंकिंग सेक्टर से आता है। और अगर ओवरऑल हमें भारत में औपचारिक या संगठित नौकरियों में गिरावट दिख रही है, तो इन्हीं क्षेत्रों में नौकरियों में कटौती का सीधा असर दिखता है। अगर राज्यवार आंकड़ा देखें तो उसमें एक दिलचस्प तस्वीर मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर मासिक आधार पर सबसे ज़्यादा एडिशन हुए हैं ईपीएफओ में। जबकि जो नए सदस्य जोड़ने के मामले में उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली हैं। लेकिन पूरे देश में संगठित क्षेत्र से नौकरियों की संख्या में कमी आई है, ईपीएफओ का आंकड़ा ये बताता है। और इसमें शायद ये असर उस छटनी का है जो छटनी लगातार चल रही है आईटी सेक्टर में, सूचना तकनीक कंपनियों में, स्टार्टअप कंपनियों में, जिसका असर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर नौकरियों के बाजार से देखें तो आप एक खबर और है। खबर यह है कि देश विदेश से लगातार कई फर्म छटनी की कर रही हैं। अमेरिकी कंपनी बज़फीड ने अपने 15% कर्मचारियों को निकाल दिया है और अपनी बज़फीड न्यूज़ सर्विस को बंद करने का ऐलान किया है। इधर भारत में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने 47 लोगों को नौकरी से निकाला है। खुद फाउंडर्स की सैलरी में 50% की कटौती की है। भारतीय सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप कू पिछले 1 साल में अपने करीब 1/3 कर्मचारियों को बाहर कर चुका है। तो ये छटनी की खबरें तमाम स्टार्टअप से लगातार आ रही हैं। अदानी ग्रुप थाने स्थित एसीसी के कैंपस को मोनेटाइज कर सकता है। मोनेटाइज करने का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई ऑफिस है, कोई ज़मीन है, तो आप उसको किराए पे दे सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। तो ये मोनेटाइजेशन का प्रोसेस भी अब अदानी समूह में शुरू हो गया। थाने में सीमेंट कंपनी एसीसी का कैंपस 16 एकड़ में फैला है। अदानी ने पिछले साल होलसेम से एसीसी और अंबुजा सीमेंट के ब्रांड्स को खरीदा था। सर, लैंड मोनेटाइजेशन से कितना पैसा जुटाने का लक्ष्य रखा है? आपको याद होगा अडानी समूह ने एसीसी के ऑफिस और मुख्यालय को बॉम्बे से और महाराष्ट्र से गुजरात में ले जाने की तैयारी शुरू की थी, जिसके ऊपर कई कर्मचारियों ने भी विरोध किया था और कई कर्मचारी वहां शिफ्ट होने को तैयार नहीं थे। क्योंकि इस मर्जर के बाद अडानी समूह गुजरात को अपना पूरा मुख्यालय बनाना चाहता है, तो ये थाने का जो कैंपस है इसे बेचने की या इसे किराए पर देने की, यानी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अडानी समूह कर्ज में दबा हुआ है। माना जा रहा है कि 16 एकड़ लैंड की जो डील है ये 400 से 480 करोड़ रुपए के आसपास की डील हो सकती है, जिसमें 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की कीमत अडानी समूह को मिल जाएगी। ये पहला मौका है जब अडानी समूह अपने किसी लैंड एसेट्स की मोनेटाइजेशन करने की तैयारी कर रहा है। इसे अडानी समूह में मौजूदा कर्ज घटाने की जो कोशिशें हैं उनसे ही जोड़कर देखा जाएगा। आगे रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों का। पहली खबर सर्राफा बाजार से चांदी के ऊपर। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उसमें यह कहा कि 2023 के दौरान दुनिया भर में चांदी की मांग उसकी सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। अब मांग ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी तो क्या होगा? कीमतें उछलेंगी। मांग के मुकाबले सप्लाई की कमी 14 करोड़ औंस से ज़्यादा रहने का अनुमान है। सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है कि भारत में मांग बढ़ने की वजह से 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएगी। सर, भारत में क्यों बढ़ रही है इतनी चांदी की मांग? भारत में 2 महत्वपूर्ण वजह हैं और चांदी की खबर हम अक्षय तृतीया के बाद करीब बात कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर मनी 9 में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। चांदी के सोने के साथ चांदी की मांग में भी उसी तरीके की बढ़ोतरी दिख रही है जो पहले थी। पर चांदी की मांग का जो अर्थशास्त्र है, जो गणित है, वो सोने से थोड़ा अलग है। भारत में चांदी की मांग में करीब 188% का इजाफा हुआ है 2022 में, ऐसा आंकड़े बताते हैं। इसमें ज़्यादातर डिमांड एक्सचेंज
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के कारण हुई है और इंडस्ट्रियल डिमांड है और ऑर्नामेंटल डिमांड है। चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू हुए हैं और उन एक्सचेंज फंड में निवेश भी आ रहा है, इसलिए भारत में चांदी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि फंड्स को उतनी मेटल अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखनी पड़ती है। लेकिन दो महत्वपूर्ण ट्रेंड हमें चांदी की मांग बढ़ने के बारे में दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो उद्योगों में मांग है वो तेज़ी से बढ़ी है। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाए जाते हैं जिनसे कि सौर ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, इसमें मांग में तेज बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ज्वेलरी में भी चांदी की खपत अब बढ़ना शुरू हुई है। 80% के आसपास परसेंटेज टर्म्स में ज्वेलरी में चांदी की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी है और इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड में तेज बढ़ोतरी आई है, जिसके कारण अब ये साल सोने के साथ चांदी के लिए भी बेहतर माना जा रहा है। सर, अनुमान कीमतों को लेकर कैसा है, क्या आउटलुक बन रहा है? डिमांड का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। डिमांड का आउटलुक हम चार्ट करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों तरह से कंज्यूमर खपत के लिए भी और इंडस्ट्रियल खपत के लिए भी मांग बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी पर आने वाले समय में भी फोकस भी बढ़ेगा, जोर भी बढ़ेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी और बहुत सारे अदर इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए भी चांदी की मांग बेहतर रहेगी। और दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर अभी चुनौती बनी हुई है। माइंस में इतना उत्पादन चांदी का नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो मांग और सप्लाई का अंतर है वो इस साल और ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो माना जा रहा है कि चांदी की कमी, चांदी की कीमतें और चांदी का जो डेफिसिट है बाजार में वो 10 से 12 साल के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच सकता है। इसलिए चांदी की कीमतों को लेकर आउटलुक बुलिश है, बढ़ने वाला ही दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है आधार कार्ड से जुड़ी। अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था कि सरकारी कामों के लिए आपको आधार देना अनिवार्य था। जैसे अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना है या टेलीफोन का कोई नया सिम लेना है, कनेक्शन लेना है, तो आपसे अनिवार्य रूप से आधार लिया जाता था, आधार नंबर ऑथेंटिकेट किया जाता था। लेकिन अब ये काम निजी कंपनियों में भी शुरू हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि निजी कंपनियां भी आपसे किसी सर्विस के लिए अनिवार्य रूप से आधार मांगें। निजी कंपनियां मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप होटल में चेक इन करते हैं, किसी प्राइवेट हेल्थ क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, तो इन कामों के लिए भी आधार देना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि इसको ऑथेंटिकेट कराना भी अनिवार्य हो सकता है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसा प्रस्ताव दिया है कि निजी कंपनियां भी आपसे आधार मांग सकती हैं और अब तक केवल सरकारी मंत्रालय और विभाग पर ही आधार ऑथेंटिकेशन की मंजूरी थी। लेकिन मंत्रालय का प्रस्ताव है, मंजूरी मिलने के बाद आधार का दायरा बढ़ सकता है। सर, ये होने क्या जा रहा है दरअसल? शुभम, आधार में दो प्रक्रियाएं हैं। एक आधार में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और एक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है। आधार के जरिए आपकी पहचान निर्धारित होती है, जिसमें कोई तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है। आप आधार दिखाकर ट्रेन में अपनी टिकट बुक कर लेते हैं, आधार दिखाकर आप होटल में एंट्री कर लेते हैं, आधार दिखाकर आप बाकी कोई सरकारी सेवाएं ले सकते हैं और निजी सेवाएं भी आधार के पहचान पत्र को आपके पहचान के तौर पर इस्तेमाल करती। ये आधार का एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है आधार का ऑथेंटिकेशन, जहां कोई सेवा देने वाला व्यक्ति जिसके सामने आप अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करते हैं, वो आधार के नेटवर्क में जाकर आपको ऑथेंटिकेट करता है और आपको वैलिडेट करता है, जिससे ये तय होता है कि आपके पास जो कार्ड है वो आप जेन्युइन होल्डर हैं। भारत सरकार का जो सूचना तकनीक मंत्रालय, उसने एक बड़ा बदलाव प्रस्ताव किया और ये आधार के पूरे ढांचे में बड़ा फेरबदल होने वाला है और इसलिए ये बड़ी खबर है। सरकार के इस विभाग ने प्रस्ताव किया जो शायद कैबिनेट से मंजूरी के लिए जाएगा, जिसमें निजी कंपनियां भी अब आधार के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकेंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए या कहीं गए और वो कंपनी आप को वैलिडेट करना चाहती है, प्राइवेट एयरलाइन से टिकट लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट एयरलाइन से अगर आप टिकट भी लेना चाह रहे हैं और आपको वैलिडेट करना चाहती है, ये जानना चाहती है कि आप वास्तविक वही व्यक्ति हैं जो नहीं है, तो वो अपने आधार के डेटाबेस से आपका डेटा ऑथेंटिकेट करा पाएगी, जैसा कि आमतौर पर आपको केवाईसी के समय होता है। जब आप किसी बैंक से या मोबाइल पेमेंट सिस्टम से केवाईसी करने जाते हैं तो आपका डेटा वापस वहाँ से ऑथेंटिकेट होता है। यानी एक तरह से सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए आधार के डेटाबेस को खोलने जा रही है, जहां से वो अपने ग्राहकों में अगर चाहेंगे तो उन ग्राहकों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आधार के आंकड़ों का, आधार के डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका बहुत बड़ा व्यापक असर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो तमाम तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं और उन्हें वो ये जानना चाहेंगे कि उन जिस व्यक्ति को वो सर्विस दे रहे हैं उसकी आधार की पात्रता वास्तविक है या नहीं। बिल्कुल, यानी कि सीधी बात अंशुमान जी ये कहना चाहते हैं कि अब तक हम होटल में जाते थे, वो कहता था आधार दीजिए, हम आधार दे देते थे। अभी आधार आपका ही है नहीं है, इस आधार पर जो नाम लिखा है ये व्यक्ति आप हैं ही नहीं। इसके लिए वो आपसे कहेगा, आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो आप OTP दीजिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ
आधार आपका ही है, आप ही शुभम है और अब आप होटल में चेक इन कर सकते हैं। सर, आम लोगों पर इस फैसले का क्या असर होगा? आम लोगों के मामले में एक चीज़ देखनी होगी कि सरकार इस मामले में नियम क्या तय करती है, क्योंकि निजी कंपनियां अगर इस व्यवस्था को अनिवार्य करती तो आम लोगों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी और हैसल भी बढ़ेगी, चुनौती भी बढ़ेगी। बहुत सारी सेवाएं भी केवल आधार दिखाकर मिल जाती हैं, लेकिन कंपनियों ने ये अगर बाध्य कर दिया या कंपलसरी कर दिया कि आपको आधार का ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा और आपका आधार कार्ड पहले डेटाबेस में डाला जाएगा और वहाँ से आपके पास OTP आएगा। कितनी सर्विसेज के साथ कंपनियां इसे कैसे करेंगी ये पता नहीं है, पर जो प्रस्ताव है वो कह रहा है कि जिन भी कंपनियों को ये करना होगा उन्हें सरकार को या संबंधित विभाग को, जिस विभाग से जुड़ा हुआ उनका कारोबार है, उसे एक चिट्ठी या सूचना भेजनी पड़ेगी। सूचना भेजने का मतलब जो अंदाज लगाया जा रहा है कि उन्हें इसके बाद आधार के डेटाबेस में एक्सेस का तरीका मिलेगा, जिससे कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने सिस्टम से आधार के डेटाबेस में जाकर आपके डेटा को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। सुविधा यह है कि तमाम सारी प्राइवेट कंपनियों को लोगों की वैधता के बारे में, उनकी पहचान को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर ट्रांजैक्शंस के मामले में, जिनमें कि सरकार कंपनियां किसी व्यक्ति के साथ वित्तीय लेन देन करती हैं, पैसा देती हैं, लेती हैं, आप कोई सर्विसेज लेते हैं जहां पैसा देना होता है, वहां इसमें उन्हें मदद मिलेगी, ये माना जा रहा है। आम लोगों के लिए कई जगह ये सुविधा भी हो सकती है और कई जगह उनके लिए चुनौती भी हो सकती है कि ये व्यवस्था कैसे काम करेगी। सर, सरकार को भी इससे कोई फायदा? सरकार इसे बेहद उद्देश्य के साथ ला रही है, क्योंकि आधार के डेटाबेस में आधार अब इस समय भारत में किसी भी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित बनाने का एकमात्र स्रोत है। अगर आधार ने कह दिया कि आप X हैं तो आप X हैं, और आधार ने कहा है कि अगर आपका डेटा मैच नहीं कर रहा तो आपकी पहचान की चुनौती है। ये चुनौती प्राइवेट कंपनियां कई तरह से फेस करती हैं जब वो कोई सर्विसेज देती हैं। सरकार को इससे रेवेन्यू मिलेगा। अभी भी 20 रुपये के आसपास पर वैलिडेशन का पैसा सरकार निजी कंपनियों से लेती, जिन निजी कंपनियों को आधार के डेटाबेस के इस्तेमाल की छूट है। और अगर देश में बड़ी संख्या में कंपनियों ने आधार के डेटाबेस का इस्तेमाल शुरू किया तो ये एक तरह से आधार के डेटा का मोनेटाइजेशन होगा। ये आधार के डेटा के जरिए राजस्व जुटाने की कोशिश होगी, और इसलिए इस फैसले को कैसे लागू किया जाएगा इस पर तमाम सवाल भी उठेंगे। सर, प्राइवेट कंपनियों को इसमें क्या फायदा होगा? ये तो सरकार की बात प्राइवेट कंपनियों के पास फायदा ये है कि प्राइवेट कंपनियां जिस व्यक्ति को सेवा दे रही हैं वो व्यक्ति अगर गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी पहचान सही नहीं है और उसके बाद उसे जांचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उनके पास सरकार का सबसे ऑथेंटिक डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के जरिए वो पहचान सकती हैं, जांच सकती हैं कि उसके साथ सेवा कैसे उसे दी जाए। आखिरी सवाल, डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे? प्राइवेसी को लेकर सवाल इसमें खड़े होंगे, क्योंकि आमतौर पर आधार के डेटाबेस को सरकार का डेटाबेस माना जाता था। आधार शुरू हुआ था इस बात को लेकर कि आधार के जरिए जिन लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सस्ती सुविधाएं मिलती हैं, सब्सिडी मिलती, वहां से आधार का सफ़र शुरू हुआ था, जहां सब्सिडी का ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मनरेगा की मजदूरी, इस तरीके की चीज़ें देने के लिए उनकी पहचान से आधार की यात्रा शुरू हुई थी। पर आधार धीमे धीमे विकसित होते होते भारत में पहचान का एकमात्र आधार बन गया और इसके लिए पूरा अधिकरण बना, और अब भारत में जनरल आइडेंटिटी के लिए हर जगह, बच्चों के स्कूल में हर जगह पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी भी ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं खुला है। अभी भी जितना भी आधार के आंकड़ों का इस्तेमाल है वो सरकारी कंपनियां करती हैं, सरकारी नेटवर्क करता है, या जहां जहां सरकार इजाज़त देती है टेलीकॉम कंपनियों को या बैंकों को, वहाँ वो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आधार के डेटाबेस में एक्सेस होगा और प्राइवेसी के निश्चित तौर पर मुद्दे आएंगे। निजी कंपनियाँ आपके डेटाबेस में एक्सेस करेंगी, उनको आधार की कितनी सूचना मिलेगी, उनको केवल वैलिडेशन तक ही जाने दिया जाएगा या वो आपके बाकी डेटा को भी फेच करेंगी। बायोमेट्रिक डेटा भी इसमें होता है। राज्य सरकारें इस पर कैसे रिएक्ट करेंगी ये सब देखना होगा, लेकिन आधार का एक बड़ा बदलाव इस फैसले के साथ होगा जो प्रस्ताव सरकार के सूचना तकनीक मंत्रालय ने भेजा है। तो आधार की दुनिया में बड़ा बदलाव होने वाला है और बड़ा आधार हो जाएगा इस आधार का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। पंजाब में शिमला मिर्च की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिस वजह से राज्य के किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। गुरुवार को पंजाब के मनसा जिले में किसानों ने सड़क पर फसल को फेंका है। गुरुवार को पंजाब की अमृतसर मंडी में शिमला मिर्च न्यूनतम 1 रुपये प्रति किलो बिकी, अधिकतम भाव 2 रुपये था। मतलब सबसे अच्छी शिमला मिर्च भी 2 रुपये किलो बिक रही थी। इसी तरह लुधियाना में मंडी का न्यूनतम भाव 1.5 रुपये था और अधिकतम भाव 3 रुपये प्रति किलो था। महाराष्ट्र आइए, यहाँ प्याज किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। एक तरफ बेमौसम बरसात की वजह से प्याज किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा, दूसरी तरफ मंडियों में प्याज का भाव लगातार
लगातार टूट रहा है। गुरुवार को महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव न्यूनतम 3 रुपये प्रति किलो हो गया और औसत भाव 6 रुपये 60 पैसे प्रति किलो दर्ज किया गया। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको ये कहानी लग रही होगी, किस्सा लग रहा होगा, लेकिन ये सही बात है क्योंकि दिल्ली में अभी भी शिमला मिर्च 50 रुपये किलो बिक रही है। ट्विटर ने इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से ब्लू वेरीफाइड बेंचमार्क हटाना शुरू कर दिया है। सीधी सी बात यह कि आपके अकाउंट पे अगर ब्लू टिक था तो वो हट गया होगा अगर आपने 900 रुपये नहीं भरे हैं, यानी कि अब वही लोग केवल ब्लू टिक दिख रहे होंगे आपको जो 900 रुपये अपनी जेब से ट्विटर को दे चुके हैं। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू टिक के लिए भुगतान किया है केवल उन्हीं के प्रोफाइल पर अब ब्लू टिक दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके ट्विटर प्रोफाइल पर अगर ब्लू टिक है तो आपको इसे बनाए रखने के लिए हर महीने भुगतान करना पड़ेगा। आईफोन और एंड्रॉयड यूज़र के लिए ब्लू टिक हर महीने 900 रुपये का भुगतान करने पर ही मिलेगा। मोबाइल फोन और अन्य कम्युनिकेशन उपकरणों पर आयात शुल्क पर भारत अगर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की ऊपरी बेंच में केस हारता है तो देश में मोबाइल उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। WTO की निचली बेंच ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था। उस फैसले के खिलाफ भारत ऊपरी बेंच में याचिका दायर कर सकता है। भारत में मोबाइल फोन आयात पर 15% इम्पोर्ट शुल्क लगता है और इस शुल्क के खिलाफ यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान ने WTO में भारत के खिलाफ केस दर्ज किया था। WTO की निचली बेंच ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में 20 महीने बाद कुमार मंगलम बिरला की वापसी हुई है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला गुरुवार को बोर्ड में शामिल हुए। इस कदम को संकटग्रस्त टेलीकॉम कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। कुमार मंगलम अगस्त 2021 तक वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन थे। अब बोर्ड में उनकी वापसी नॉन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर हुई है। इसके लिए शेयर होल्डर से मंजूरी ली जाएगी। एक और कंपनी वेदांता अपनी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक की 2.44% यानी करीब 1500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी गिरवी रख सकती है। लंदन स्थित होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज अपने 10,000 करोड़ रुपए के पुराने कर्ज को चुकाने के लिए पैसा जुटा रही है। सर कोई टिप्पणी? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अब देखने वाले घटनाक्रम है जो आगे विकसित होगा वो भारत में मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, क्योंकि अगर ये फैसला लागू करना पड़ा सरकार को और ये अपील तेज़ी से डिसाइड हुई, हालांकि WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में फैसले होने में 2-3 साल का समय लगता है, लेकिन उद्योग में काफ़ी अफरा तफरी है और काफ़ी आशंकाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि आमतौर पर WTO में ऐसे फैसले जब सामूहिक रूप से होते हैं तो उस देश के खिलाफ जाते हैं जो WTO में ड्यूटी लगाने के नियमों का उल्लंघन करता है, और सरकार ने जो 15% की ड्यूटी लगा रखी है उसे घटाकर वापस 0 पर लाना पड़ेगा अगर यह फैसला लागू होता है और भारत को मानना पड़ता है। फिर इसका असर भारत में PLI और मैन्युफैक्चरिंग पर गहराई से पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कंपनियों को जो स्पेशल सुविधाएं मिल रही थी उन सुविधाओं में कमी होगी। अभी हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से इसे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कंपनियों में अनिश्चितता की स्थिति बनी है इससे। तो चलिए ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे मनी सेंट्रल में तो होगी सोमवार को शाम 7 बजे, लेकिन उससे पहले रविवार को अंशुमान जी के साथ लेकर आऊंगा मैं इकोनॉमिकम में सर इस बार क्या खास होगा? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक बड़ी क्रांति जो अभी शुरू हुई थी उसके कदम पीछे खिसकने लगे हैं। जिस क्रांति की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्रांति है। अगर आपको लगता है कि भारत की पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री तेज़ी से बढ़ेगी, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी, तो वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा हो रहा है दुनिया के एनर्जी सेक्टर में और इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जिसके कारण पूरी गणित ही बदलती दिख रही है, और ये काम अभी जनवरी के बाद से शुरू हुआ है। क्या है इतना बड़ा फेरबदल? क्या है इस क्रांति का भविष्य? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक भी पाएंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने महंगे हो जाएंगे कि आप उन्हें खरीद नहीं पाएंगे? समझिए सब कुछ हमारे साथ इस बार के इकोनॉमिकम में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति में आया एक बड़ा मोड़ जो इस क्रांति के भविष्य पर बड़ा सवाल उठाएगा। चलिए, तो ये था इकोनॉमिकम। अब आपको 2 बातें और बतानी है। एक बात तो ये कि ये मनी सेंट्रल जैसे ही खत्म हो तब तो आपको मनी 9 से जाना नहीं है, आपको सीधे हमारी टाइमलाइन पर जाना है जो है हेलो मनी 9 की। आज दोपहर को हमने 4 से 4:30 बजे के बीच, शाम को कह लीजिए, बात की थी गोल्ड पर। अक्षय तृतीया का दिन है कल सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो आपको सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए तो किस फॉर्म में खरीदना चाहिए? सोने पर टैक्स कैसे लगता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हमारे एक्सपर्ट ने दिए थे। आप भी उस पर जुड़िए, जाइए, और अगर आपके भी सवाल उनसे मिलते जुलते हैं तो आप उससे अपना जवाब ले सकते हैं और कल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो हुई बात नंबर 1। अब दूसरी बात यह है कि सोमवार को आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा हेलो मनी 9 में, क्योंकि उस दिन दोनों हेलो मनी 9 में बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मेहमान हैं राजेश पलविया जी, जो दोपहर में 1 से 2 आएंगे और स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। एक्सेस सिक्योरिटी से आ रहे हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट हैं रिसर्च के राजेश पालविया जी। स्टॉक्स पे सवाल जवाब करेंगे। आपने कोई सवाल, स्टॉक खरीदना है, बेचना है, पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9311121874 पर अपना सवाल भेज दीजिए। और अगर मेल करना चाहें तो money9query@tv9.com पर मेल कर दीजिए। मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम से शुभांश आपको फ़ोन करेंगे, गौरव आपको फ़ोन करेंगे और आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट राजेश पलविया जी से पूछ पाएंगे। अब आते हैं बात 4 बजे वाले पे। तो 4 से 4:30 पर हम बात करेंगे नए वित्त वर्ष में ज़्यादा टैक्स कैसे बचाएं। नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, HR से मेल आ रहे होंगे अगर आप नौकरी पेशा हैं कि भैया टैक्स डिक्लेरेशन दे दो, तो टैक्स डिक्लेरेशन पे कैसे बचाया जाए ज़्यादा टैक्स। विनोद रावल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 9311121874 यही नंबर है। आपका सवाल टैक्स वाला भी इसी नंबर पर मिल जाएगा। आप मेल भी कर सकते हैं। करना वही है कि अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम जुड़ के रावल साहब से आपकी बात करवा पाए। टैक्स बचाइए, नियम है, तो अगर आपके पास नियम नहीं पता है तो नियम पूछ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके हाथ में खर्च के लिए बचे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।